बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अवाम फैसला कर देती है और जमहूरियत में यही होता है। देखें, दो जरगे हुए हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट ने जरगा करवाया और उसको अस्करी जरगे का नाम भी दिया गया। बहुत थोड़ी सी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल एक अजीबो गरीब माहौल था। वहाँ पे तकारीर की गई और कोई सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को वो मिला जुला के ना उन्होंने एक गोल मोल किस्म का जरगा किया ताकि चीज़ों को इधर उधर किया जा सके। और वो एक सियासी जरगे का उसे नाम दिया गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें वगैरह सारे इसके अंदर मौजूद हैं। हत्ता कि वहाँ पे कोशिश की गई कि इमरान खान पे तनकीद की जाए, लेकिन साथ ही वहाँ पे लोग खड़े हो गए। जैसे ही इमरान खान का नाम लिया गया, उन पर तनकीद करने की कोशिश की गई तो जरगे में मौजूद लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। लेकिन कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में इस बात की गैरत तो मौजूद है कि एक आदमी जो गुज़िश्ता 2.5 साल से जेल के अंदर है, आप उसके ऊपर उठाकर मलबा नहीं डाल सकते। तो वहाँ लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, जिसके बाद फिर उस बोलने वाले को खामोश होना पड़ा। अब एक जरगा जो है वो अस्करी इदारों ने करवाया और ये एक फरमाइशी जरगा था और इस जरगे का एक एलामिया भी जारी हुआ। ये मेरे सामने पड़ा हुआ एलामिया। इसमें 12 नुकात हैं इस जरगे के एलामिये में और कुछ भी नहीं था इसमें। यानी ये गोल मोल किस्म का जरगा था। उसमें कहते हैं जी कि वादी तीरा में अमन बहाल किया जाए और जमानत दी जाए अमन की। फायरिंग शैलिंग, घरों पर मार्टर हमले और क्वाड कॉप्टर गिराने जैसे वाकयात, ड्रोन श्रोन, ये सारे बंद किए जाए और बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन का मामला है। इसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि जो घर और जायदाद जिन लोगों की है उन्हें IDPs का स्टेटस दिया जाए। फिर साथ ही वो पोलियो के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो उन्होंने इसमें उठा लिया। और सूरत हाल कह रहे हैं जी तशवीशनाक हो गई है, हंगामी बुनियादों पर कंट्रोल किया जाए। और कह रहे हैं जी हम एक तहरीक का भी आगाज़ कर रहे हैं आज के बाद से। एक बार बराए तमाम धमकियाँ में इस कॉल्स और आम शहरियों में खौफ और राज के खात्मे के लिए हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। फिर ये यहाँ पे ना बड़ी वारदात डालते हैं ये जरगे वाले। वो अस्करी जरगा है ना, वो कहते हैं जी सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से मुतासरीन के हवाले से गैर संजीदा बयानबाजी और रवैया काबिल अफसोस है। ये किसने कहा जी? सूबाई हुकूमत तो कहती है ऑपरेशन करना ही नहीं है, लोगों का इनखला करना ही नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत और इदारे कहते नहीं जी कड्डो बाहर सारे आनू, यहाँ ऑपरेशन होगा और देखते हैं हम कौन ऑपरेशन से रोकते हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो दोनों तरफ का रवैया आपके सामने है। वो कह रहे हैं जी कि दोनों अपनी बयानबाजी बंद करें। यानी इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई जाली हुकूमत इतनी बुरी तरह फंस गई वादी तीरा में गंद मारने के बाद कि अब उन्हें निकालने के लिए वो कह रहे हैं जी दोनों तरफ से बयानबाजी बंद कर दी जाए। हमारे मुतालबात पर अमल दरामद ना किया गया तो जनाब हम सूबाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ, क्यों सूबाई हुकूमत वहां पर ऑपरेशन कर रही है? क्या सूबाई हुकूमत वहां पर फौज को भेजा हुआ है? क्या सूबाई हुकूमत वहां से जबरी तौर पर लोगों को निकालकर इनखला पर मजबूर कर रही है? वहां पे किसी ने भी इस जरगे के अंदर यह बात नहीं की कि सूबाई हुकूमत ने कहा कि इनखला किया जाए। और देखें अस्करी जरगा था ना, वहां जरगा हुआ। जरगे का पहली चीज क्या थी? तुम्हें निकाला किसने? दूसरी चीज यह थी कि क्या तुम अपनी मर्जी से निकल कर आए? अगर नहीं निकल कर आए तो तुम्हें निकाला किसने? ये सवालात थे। इनका जवाब इस पूरे एलामिया में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं दिया गया। यह था अस्करी जरगा। अब आप ये देखें कि इसके मुकाबले में बाड़ा का जो जरगा हुआ, जो जमरूद में एक जरगा किया, और ये आप जरगा देखें, इसकी तस्वीर आप देखें। ये सुहेल आफरीदी साहब जरगा कर रहे हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद में वादिया तीरा के मुतासरीन मौजूद हैं और जरगे में जो कबायली अमायदीन है वो भी मौजूद है। नौजवानों की बड़ी तादाद भी जरगा सुनने के लिए आई है। अब इस जरगे का और अस्करी जरगे का फर्क आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि बयानिया किसके साथ है, अवाम किसके नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। देखिए ना, एक तरफ पूरा का पूरा रियासती ताकत इस्तेमाल हुई, वहां पर आपका इस्तेमाल क्या क्या हो रहा है पहले आप ये देख लीजिए। सबसे पहले वहां पे पाकिस्तान का सारा मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, रियासत की ताकत इस्तेमाल हो रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ताकत इस्तेमाल हो रही है। वो अपने सारे वसाइल इसके अंदर झोंक रहे हैं, बेशुमार पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना सा जरगा। और दूसरी तरफ कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ आवाज दी कि हम जरगा बुला रहे हैं और उसके बाद आप देखें वहां कुर्सियां लगा दी और लोग खड़े हुए भी हैं। वो अगर सुनना चाहते हैं, ये समझने के लिए काफी है कि लोग इस वक्त चाहते क्या है और लोग किस नैरेटिव के साथ खड़े हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमने पहले इनको बताया था, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को पहले खबरदार किया था। हमने पहले इन्हें बताया था कि दहशतगर्द पहाड़ों तक आ गए हैं, उन्हें रोको, लेकिन इन्होंने उन्हें नहीं रोका। फिर हमने बताया कि अब वो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, इन्हें रोको, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं रोका। फिर जब वो हमारे घरों तक पहुंचे और रात के अंधेरों में बंदूकें लेकर हमारे घरों तक आ गए और हमसे खाना मांगा, रात को वो बंदूक के जोर पर खाना खाते थे और सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं और वो ये कहती थी
कि तुमने उन्हें खाना क्यों खिलाया। अगर खाना नहीं खिलाते तो वो मारते हैं, और अगर खाना खिलाते हैं तो ये मारते हैं। हम जाएं कहां? यहां पर खाना खिलाने वाला सवाल नहीं है। पहला सवाल उन्होंने कहा कि ये है वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे, वो कैसे पहुंचे मेरे घर तक। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर की हिफाजत करे, फिर वो मेरे घर तक कैसे पहुंचे। मेरे घर तक पहुंचने से पहले 50 से ज्यादा चेक पोस्टें हैं, मगर वो मेरे घर तक कैसे पहुंचे, ये वो सवाल है जिसका जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं देती। कभी बॉर्डर पे आप लोग बैठे हुए, ये तो टेले मुंह से कहते थे ना इमरान खान का फैसला था। इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्द नहीं आए। अगर इमरान खान का फैसला था तो मुराद सईद जब जुलाई और अगस्त 2022 में इसकी मुखालफत कर रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत भी नहीं थी, तो तब आपने कहना था ना कि ये इमरान खान का फैसला था। उस वक्त तो कह रहे थे नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी भी डिनाइल में थी, PMLN भी डिनाइल में थी, फजल रहमान साहब ANP सारे डिनाइल में थे। कोई बात नहीं सुन रहा, नहीं ऐसा हो ही कुछ नहीं रहा, तरदीदें आ रही थी। और जब दहशतगर्द आ गए तो अब कह रहे हैं जनाब इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, अब हमने वहां पे लड़ाई करनी है। तो पहले इस बात का तो जवाब दो कि इन्हें लाकर बसाया क्यों। देखें, बॉर्डर के ऊपर इक्का दुक्का बंदा क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि यहां पे भी लोग रहते हैं, वहां पे भी रहते हैं, वो आपस में मिलते रहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनके नंबर वगैरह है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इतने बड़े पैमाने पे मुसल्ला अफराद को, ये गाड़ियों के बगैर तो नहीं आए, इनको फाटक खोल खोल के क्रॉस करवाया गया है ना। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जब आप बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपकी नजरों से ओझल हो जाए। तो इन्हें आने किसने दिया, ये हमारे घर तक कैसे पहुंचे, ये बुनियादी सवाल है और बहुत ठीक सवाल है। फिर सवेल ने कहा जनाब पहले दहशतगर्द लाए गए और लाने के बाद फिर ड्रोन हमले और तैयारों से हमारे पर बमबारी भी की जाती है। उन्होंने कहा वादिय तीरा में हमारे ऊपर तैयारों से और ड्रोन हमलों से बमबारी हुई है। हमारे 14-14, 21-21 लोग एक एक वाकये में जाबाक हुए, उनके जनाजे उठे हैं। और जरगों की कवरेज करने वाला जो मीडिया है ना, ये जो अस्करी जरगों की कवरेज कर रहा है, इस मीडिया ने हमारे शोहदा को दहशतगर्द करार दे दिया। मीडिया हमारे मासूमों को दहशतगर्द कहता रहा। मैं गवाही देता हूं और ये सारा जरगा गवाही देता है कि वो बेगुनाह थे। इस पे लोगों ने वहां पे खड़े होकर गवाही भी दी। फिर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया भी सुहेल आफरीदी ने सुनाया। उसने कहा एक मासूम बच्ची को शहीद किया गया और जब मेरे तीरा की अवाम ने वो मासूम बच्ची पुरअमन एहतजाज के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने रखी, तो उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने मेरे लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे मेरे 5 लोग मजीद शहीद हो गए, बहुत सारे जख्मी भी हुए थे, मुझे याद है। यह सब फौजी ऑपरेशन के लिए राह हमवार करने के लिए किया जा रहा था, यह सुहेल आफरीदी ने बताया। तो जब तीरा के अवाम को मजबूर किया गया और जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया, मेरे लोग सख्त बर्फबारी में पहाड़ों में फंसे और पूरी दुनिया ने तीरा के अवाम के साथ होने वाला जुल्म और जबर देखा, तो उनको एहसास हुआ कि हम शर्मिंदा होने जा रहे हैं। उन्होंने एक कार्टून के जरिए प्रेस रिलीज निकाली जिसमें लिखा गया था कि तीरा के अवाम रजाकाराना तौर पर तीरा से निकल रहे हैं। हालांकि रजाकाराना तौर पर कौन निकलता अपना घर छोड़ के। फिर सुहेल आफरीदी ने एक और काम किया और यह ठीक किया। सुहेल आफरीदी ने अपने लोगों से पूछा वहां पे कि आप तीरा से निकाले गए, आप अपनी मर्जी से आए? अगर आप अपनी मर्जी से आए तो फिर आप बताएं, और जिन लोगों को जबरी तौर पे निकाला गया तीरा से, जरा वो हाथ खड़ा करें। सारे पंडाल ने हाथ खड़े कर दिए। लोगों ने हाथ खड़े करके बताया कि हमें जबरी तौर पे तीरा से निकाला गया, हम अपने घर छोड़कर नहीं आना चाहते थे। तो जबरी तौर पर किसने निकाला, किसने निकलने पर मजबूर किया, यह सवाल मौजूद रहेगा। लेकिन ये चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। एक और बात उन्होंने की, कहते हैं अपने लोगों के लिए आपने 4 अरब रुपए क्यों रिलीज किए? इससे पहले जो ऑपरेशन हुए उनमें मेरे कबायलियों के साथ वादा किया गया था कि जिनके घर तबाह होंगे उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 4 लाख रुपए वफाकी हुकूमत ने आपको नहीं दिए। ये अपनी बीवियों बेटियों के लिए 4-4 लाख रुपए का एक एक पर्स खरीदते हैं, एक एक सैंडल खरीदते हैं, और मेरे KP का पख्तून अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी अपने घर पर लगाता है, अपने लिए छत बनाता है, और आप उसके लिए बेगैरतों की तरह 4 लाख रुपए देते हैं। शर्म आनी चाहिए बेगैरतों। अब वज़ीर आला ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और बात ठीक है, देखें ना, किसी आदमी का घर ही गिर जाए, अल्फाज सख्त है, लेकिन अगर किसी आदमी का घर गिर जाए तो उसके लिए फिर ये सख्त नहीं है, उसे तकलीफ होती है। आप लोगों को कहते हैं तुम्हारा घर गिर जाएगा, ऑपरेशन में तबाह हो जाएगा, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा कारोबार तबाह हो जाएगा, तो हम तुम्हें 4 लाख रुपया देंगे। 4 लाख रुपए का तो मरियम नवाज का जूता नहीं आता, 12-12 लाख रुपए का तो ये पर्स पकड़ के बैठते हैं। तो ये अपने घरों की औरतों को जिस तरह की ज़िबाइश देते हैं, ये नहीं उनके एक पर्स की कीमत में तो यहाँ पे 6 घर नहीं बढ़ जाए, जितना पैसा ये अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं, और गरीब को देते हुए इनको दुखता है। तो वो कहता है जी इसलिए मैंने 4 अरब रुपया मुख्तस किया था। और देखिए ना, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुझे आपके सामने रखनी पड़ेगी, हमें हकायक भी देखने चाहिए। ये तारीख की एक अजीबोगरीब नकल मकानी है ये जो हुई है। ये दौरे जदीद का एक हैरान कुन वाकया है। ये ऐसा नहीं होता कभी भी। आज ये अजीब कारनामा कर दिया पाकिस्तान की हुकूमतों ने।
ये नाअहली, नकम्मेपन की और ना तजुर्बाकारी की एक अजीबोगरीब किस्म की मिसाल है। बड़ी तादाद में हजारों खानदान निकलते हैं एक इलाके को खाली करके, और सोशल मीडिया दिखा रहा है, और शदीद तरीन मौसम में वो निकलते हैं और दरबदर हो जाते हैं सड़कों के ऊपर, और चंद दिन बाद मालूम होता है कि उन्हें तो निकलना ही नहीं था। यानी वो जो वफाकी हुकूमत और इदारे वो बार बार ये कहते थे कि जनाब ऑपरेशन करना है, किसी का बाप नहीं रोक सकता, वो जो ऑपरेशन की गर्दान करते थे वो ऑपरेशन के लफ्ज से ही भाग गए। अब ये जो लोग हजारों की तादाद में अपने घरों से बाहर और दूर आ गए हैं, इनका खर्चा कौन उठाएगा? ये वापस जाएंगे तो अपने घरों में कैसे सेटल होंगे? इनका नुकसान कौन पूरा करेगा? इससे बड़ी बदइंतजामी और नाअहली इस दौर में हमने नहीं देखी। अब ना एक नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी। सूबाई हुकूमत को अब जरा ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा कि आइंदा कोई भी कदम उठाया जाए उससे पहले या तो पब्लिक का रेफरेंडम करवाएं, या वफाकी हुकूमत से कहें तहरीरी तौर पे हमें बताएं, या वफाकी हुकूमत को खुद तहरीरी तौर पे आगाह करें और उसको पब्लिक करें। अब इन्हें हर चीज को जो है वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, वरना कल को कोई भी किसी पे कोई भी जिम्मेदारी डाल देगा। हो सकता है कि कल को ख्वाजा आसिफ ये कह दे कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन पीटीए की ख्वाहिश पे हो रहा था, हम तो ऑपरेशन करना ही नहीं चाहते थे, तो इनके तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। ये तो जनाब अपनी जुबान से एक लफ्ज बोलते हैं, दूसरी तरफ जाके दूसरी बोलते हैं। ये अमेरिका में जाता है ख्वाजा आसिफ, वहां कहता है इमरान खान कट्टर मजहबी आदमी है, पाकिस्तान में आता है कहता है यहूदी एजेंट है। ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये सिर्फ सियासत और अपने मफाद के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बहरहाल सूबाई हुकूमत को कोई भी एक्टिविटी वफाक के साथ मिलकर करनी है तो सबसे पहले तहरीरी तौर पे आगाह करना है और तहरीरी तौर पे उनसे मामला करना है, वरना ये कोई भी मलबा सूबाई हुकूमत में डाल देंगे और यहां पे इखलाकियात वाली चीज तो रह ही कोई नहीं गई। तो एक जो करवाया गया फरमाइशी जरगा वो तो ठुस हो गया, और सुहेल अफरीदी ने कहा ये पख्तूनों के सर का सौदा कर चुके हैं, ये पख्तूनों के सर पर डॉलर कमाने जा रहे हैं, और ये बंद कमरों के अफसोसनाक फैसले हैं जिन पे सुहेल अफरीदी साहब ने बात की। अब आ रहे हैं बलूचिस्तान वाले मामले पे। नाज़रीन देखें कितना टाइम गुजर गया बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को। खौफनाक और बदतरीन दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हुई है, 24 घंटे गुजर गए। पूरा का पूरा बलूचिस्तान के 12 मेन इजला को यरगमाल बना लिया गया। कई घंटों तक दहशतगर्द वहां पे दंदनाते रहे, आम शहरी उनके बीच में फिर रहे थे। कभी वो अस्पताल की तरफ जाते थे, कभी वो जेल की तरफ जाते थे, कभी वो किसी को अगवा कर लेते थे, कभी वो किसी बंदे को मार देते थे, कभी वो उस बंदे के घर वालों को मार देते थे, कभी वो बैंक लूट लेते थे, धमाका से उड़ा देते थे बैंक को, उनके दरवाजों को, उनकी चीज़ों को। और लोग उनके साथ थे वहां पे बहुत बड़ी तादाद में, पाकिस्तानी बलूचिस्तान के लोग उनसे डर नहीं रहे थे। ये बहुत अजीब बात है। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये मनाजिर देखकर तकलीफ हुई कि पाकिस्तान की रियासत ने क्या से क्या कर दिया। तो 12 शहरों के ऊपर ऐसा लगा कि वो कंट्रोल कर दिया था उन्होंने आके, और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर से एक आदमी को भी फिक्स नहीं किया गया। किसी एक शख्स ने भी गैरत और शर्म का मुजाहरा करते हुए इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इतने बड़े फेलियर के ऊपर किसी एक आदमी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। यह अपनी नौयत का एक अजीबोगरीब वाकया है। यानी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का छोटा सा वाकया भी हो जाए तो वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफे देती हैं, और जहां पे नहीं देते वो फिर जेलों में भी जाते हैं या गिरफ्तार भी होते हैं। पाकिस्तान में तो इखलाकियात ही खत्म हो गई। कोई एक बंदा तैयार नहीं है जिम्मेदारी लेने के लिए कि जनाब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं DGISI हूं या मैं DGMI हूं, मेरी ये जिम्मेदारी थी, मुझे पता होना चाहिए था, या मैं IG हूं बलूचिस्तान का, मुझे ये पता होना चाहिए था कि जनाब ये वाकयात हो रहे हैं, हमारी अपनी इंटेलिजेंस है, हम नाकाम हो गए, फेल हो गए, लिहाजा हम अपने डिजाइन कर रहे हैं अपने ओहदे से, ये जो लोग कत्ल हो गए इनको नहीं कत्ल होना चाहिए था इतनी बड़ी तादाद में। वो बजाय इसके कि वो जो कत्ल हुए उनके ऊपर अफसोस करें, वो बाद में कहते जी हम कामयाब हो गए, हमने दुश्मन को नाकाम बना दिया। तो क्या आप उस दिन दुश्मन को कामयाब समझेंगे जिस दिन वो कोई अलग मुल्क ही बना देगा वहां पे? क्या उस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं? ये नाज़रीन याद रखिएगा कि बांग्लादेश से रोजाना ये खबरें आती थी कि दुश्मन नाकाम, दुश्मन नाकाम, दुश्मन नाकाम, और जिस दिन तक पाकिस्तान नहीं टूट गया उस दिन तक, एक दिन पहले तक भी ये खबर आती थी कि दुश्मन नाकाम, दुश्मन नाकाम, दुश्मन नाकाम, दुश्मन का हमला नाकाम, दुश्मन की साजिश नाकाम। ये बांग्लादेश में आखिरी दिन तक ये खबर आती थी, और फिर खबर आती है कि बांग्लादेश अलग हो गया, एक नया मुल्क बन गया। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि बलूचिस्तान खुदा ना खास्ता टूट जाए? होगा तो नहीं इंशाल्लाह ये, लेकिन क्या आप इतने बड़े सामने का इंतजार कर रहे हैं कि आप कहते हैं ये वाकया भी नाकाम, ये वाकया भी नाकाम? उन्होंने जो करना है वो आगे कर गए, आपने उनको मार दिया, उन्होंने आपको मार दिया, बात खत्म। दहशतगर्दी तो हो गई ना। अब बैनुल अक़वामी सतह पे कोई आदमी पाकिस्तान में आके सरमायाकारी क्यों करेगा? उसको पता है यहां 12-12 शहरों में एक साथ अटैक हो जाता है, इनकी रियासत के अंदर यहां पे रिट्टी नहीं बनती,
कई कई घंटे लोग दंदनाते रहते हैं, वो मनाजिर पूरी दुनिया अब देख रही है। अच्छा, यहां एक और काम किया, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं किया, आप अंदाजा करें पाकिस्तान में, और ये जिम्मेदारी कबूल करना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने जिम्मेदारी कबूल करनी कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माफी चाहते हैं और हम रिजाइन करते हैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं करेगा, यहां किया भी किसी ने नहीं। मोहसिन नकवी ने एक अजीबो गरीब काम कर दिया और सरफराज बुगटी इस पर खुश हो रहा है, उसको इस पर रिजाइन करना चाहिए, उसको इसके ऊपर सरफराज बुगटी को माइंड करना चाहिए। इससे पहले मोहसिन नकवी ने कहा था ये दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है, दहशतगर्द मार है। कितने एसएचओ की? एक एसएचओ की मार है, मोहसिन नकवी ने कहा था दहशतगर्द। अब वही मोहसिन नकवी कह रहा है कि हमारे पास अगर चंद सरफराज भुगटी और होते तो दहशतगर्द चंद दिनों में खत्म हो जाते। एक तरफ एक एसएचओ और एक तरफ चंद सरफराज भुगटी, चंद का मतलब होता है 4-5। तो इसका मतलब है कि सरफराज भुगटी की जो औकात है वो मोहसिन नकवी या आर्मी चीफ के फेवरेट आदमी मोहसिन नकवी सरफराज भुगटी को उनकी औकात बता रहे हैं कि सरफराज एक एसएचओ इज इक्वल टू 4-5 सरफराज भुगटी। यानी एक सूबे के वजीर आला की औकात यह है कि उस जैसे 4-5 हो तो एक एसएचओ बनता है। देखिए ना, पहले वो कह रहा था कि एक एसएचओ दहशतगर्दी खत्म, एक एसएचओ की बात है सारे दहशतगर्द, और आज वो कह रहा है कि चंद सरफराज भुगटी होते तो दहशतगर्दी खत्म होती। यानी अकेले से काम नहीं चल रहा, यानी सरफराज भुगटी इतना गया गुजरा। जब आप अवामी मुंतखब नुमाइंदा नहीं लेकर आएंगे ना तो उसकी यही औकात होती है, जो भी कहें उसे सुनना पड़ता है। और बजाय इसके कि ये पाकिस्तान के अंदर सूरत को बेहतर करें, ये हर दिन उल्टी तरफ जा रहे हैं। जब दहशतगर्दों से लड़ने का टाइम है, पीटीआई से लड़ रहे हैं। अब सिंध में और पंजाब में बदतरीन क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, हर तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि 8 फरवरी को हुकूमत को खतरा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी रैलियां निकाल देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहिया जाम हड़ताल करवा देगी और उसकी वजह से एक मोमेंटम बन जाएगा और ये पाकिस्तान बंद करने के काबिल ना हो जाएगी। तो इसलिए सिंध और पंजाब में क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। और एक और चीज जो पंजाब में खासतौर पर हो रही है लाहौर में, कि इमरान खान के नाम और तस्वीर वाली जो पतंगे हैं उन पर बहुत तवज्जो दी जा रही है कि ढूंढो, पता करो किधर है। और पुलिस ने बड़ी रेडें कर दी है ये पकड़ने के लिए। और जो लोग ये पतंगे बना रहे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत सारी जगहों पे इमरान खान की तस्वीरों वाली और कैदी नंबर 804 वाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के रंग वाली जो पतंगे हैं वो तैयार की जा रही हैं। ये जो पतंगे तैयार की जा रही है ना, ये बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पर तैयार हो रही हैं और पुलिस बेचारी सूह लगाती फिरती है। ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, उन्हें दी जाएंगी कि जनाब आप इनको उड़ाएं, इन पतंगों को। लोग बड़े शौक से उड़ाएंगे। और एक और चीज़ है, इनकी डिमांड भी बहुत है, इन पतंगों की डिमांड। अब लाहौर में आपको पता है इमरान खान का फोटो, इमरान खान का झंडा, इमरान खान की वैसे ही बहुत डिमांड है। तो ये बसंत बड़ी महंगी पड़ जाएगी मौजूदा रजीम को। अच्छा, अगर ये पतंगे अलग अलग उड़ाएंगे ना, यानी अभी कोई उड़ा रहा है, घंटे बाद कोई उड़ा, 2 घंटे बाद कोई और कहीं से, तो फिर पुलिस कंट्रोल कर देगी। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टाइम रख लेती है ना कि इतने बजे हमने सबने मिलकर एक साथ ये वाली पतंगे उड़ानी है, तो जब ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पतंगे हवा में आएंगी ना, फिर नहीं हो सकता। फिर पुलिस बेबस हो जाएगी। हर तरफ उन्हें यही नजर आएगा किस छत पे चढ़ेंगे, कहां पे जाएंगे। फिर नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर इलाके के हवाले से और हवा चलने के हवाले से वेदर रिपोर्ट मिल जाती है आजकल कि हवा किस वक्त चलेगी। हवा 3 बजे चलेगी, 2 बजे चलेगी, 1 बजे चलेगी। वो जिस वक्त हवा अच्छी चले उस वक्त का टाइम रख सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और सबको यह कहा जा सकता है कि एग्जैक्टली उस टाइम पे सारे के सारे लोग वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली जो पतंगे हैं वो उड़ाए। इससे इंपैक्ट भी बहुत बड़ा आएगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन 8 फरवरी पे एहतजाज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखें बहुत जुल्म हुआ था, हम सबके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था, एक एक पाकिस्तानी की तौहीन की गई थी। 8 फरवरी को बदतरीन धांधली और बेईमानी के बावजूद ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है ना, इन्हें 169 सीटें मिली थी, 169। और आज काजी फायद ईसा की मेहरबानी से और इस जैसे दीगर जजों की मेहरबानी से और एस्टेब्लिशमेंट की हटदर्मी की वजह से ये सीटें बढ़ती बढ़ती 237 कर दी गई हैं। अंदाजा करें आप पाकिस्तान में कैसा जुल्म हो रहा है। ये जनाब इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। बाकी चीजें नेक्स्ट वीलॉग में। एक मैं गुजारिश कर दूं, वीलॉग के इख्तिताम में आप सबसे जो मैनचेस्टर में या इसके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो याद रखें कि आज हमारा प्रोग्राम है और हम मैनचेस्टर में ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज उठाने जा रहे हैं। अब से चंद घंटों के बाद शाम 6 बजे वहां पे मैं हूं, साबिर शाकिर भाई हैं और हमारे कुछ बाजवा साहब हैं, कुछ और जर्नलिस्ट हैं। तो हम सारे वहां पे मौजूद होंगे, आवाज उठाएंगे, जोर लगाएंगे। आप इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए पहुंचे। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।